करें शुरू। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सुपर 30 बैच की ओर, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है कि हमने सुपर 30 बैच जो था वो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बनाया हुआ था। और मैंने आपको ये कह रखा था कि अगर आप इस पूरे 900 क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाओगे, यानी कि हर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के लिए डेली 30 क्लासेस मिलेंगी। अगर आप उतना पढ़ के एग्जाम में चले जाओगे तो मैं फिर कह रहा हूं वो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। आप लोग का टाइम सेव करेंगे, जो आपकी ट्रिक्स यूज होती है उस ट्रिक्स को पढ़ाएंगे। यूं नहीं कि आपको सीटेट में जो चीजें आती है, आपने देखा होगा बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ब्रीफ पढ़ना पड़ता है, वो आपको जरूरत नहीं है। तो और मैं तो वैसे भी पेडागोजी की जो टर्म्स होती है वो आप लोगों को डायरेक्ट सिखाता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसका आंसर इस टाइप का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आज हमारी सुपर 30 क्लास का 17th डे, यानी कि 17th क्लास। दूसरी बात, कल हमारी एक क्लास जो थी वो मिस हो गई थी, वो मैंने आपको सभी को कम्युनिटी सेक्शन में बता दिया था। बाकी आप सभी बच्चे ना हमें टेलीग्राम के ग्रुप में टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो या तो हम कम्युनिटी पे पोस्ट कर देते हैं या तो हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। दूसरी चीज, आप सभी बच्चों को इन सभी की जो पीडीएफ्स होती है वो भी सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल होती है। तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम पर हमें जाके सिग्मा गुरुकुल सर्च करके आप उसको फॉलो अप कर लीजिएगा। और प्लस आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएगी कल या फिर परसों में, मतलब एक दिन में आपको फिर 2 वीडियो, क्योंकि मैं आपके एग्जाम से पहले आपको ये 30 वीडियो जरूर कराऊंगा। और भाई प्लीज, जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम है वो बच्चे बिल्कुल भी सीटेट को हल्के में ना लें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और प्लस जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने करिए। जो किताब मिल रही है उसको सॉल्व करिए ताकि आपके सीटेट में 100+ मार्क्स हो, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है, गुड स्कोर माना जाता है। राइट, चलिए बिना देरी करते हुए क्लास शुरू करते हैं एक बार। और सारे बच्चे, खासकर स्पेशल जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, वो सारे बच्चे आंसर्स देंगे एक एक करके। बाकी मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। पहला पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास कि डिक्शनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, which one of the following is least important about the use of dictionary। पहले आप ये पढ़ लेना, यहां पर the least important लिखा हुआ है। तो बच्चों पॉइंट क्या है यहां पर कि जब भी आपके पास ऐसा वर्ड दिखेगा लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको यह बताना है कि सबसे कम जरूरत किस चीज की होती है चारों ऑप्शन में, डिक्शनरी से रिलेटेड। पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लुकिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। देखो मीनिंग ऑफ अ वर्ड अगर पूछता ना तो ये सबसे लीस्ट नहीं होता, सबसे सुपीरियर होता कि डिक्शनरी का यूज ही करा जाता है वर्ड का मतलब देखने के लिए। उसके बाद पढ़िए लिखा हुआ है चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, ये भी करा जाता है स्पेलिंग को देखने के लिए। चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, ये भी करा जाता है। लेकिन आप पढ़िए लिखा हुआ है चेक द पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ड। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पैसिव वर्ड को जज करने के लिए आप डिक्शनरी का यूज करते हैं, तो इसीलिए आप इसको एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंस में याद कर लेना है ना, कि वॉइस के पैसिव का हमारा डिक्शनरी से कोई रोल नहीं है। तो इसमें सबसे लीस्ट पूछा है इसलिए बी आंसर है। सबसे सही पूछता तो उसका आंसर फिर क्या हो जाता, ए। ठीक है ना, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होता है, सेकंड। तो याद रखेंगे सभी 2 वर्ड, अगर सबसे सुपीरियर पूछेगा तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन देख लेंगे कि कहां पर मीनिंग ऑफ अ वर्ड लिखा हुआ है, कहां पर मीनिंग ऑफ अ वर्ड लिखा है बच्चों। ठीक है, और जहां पर लीस्ट बोलेगा वहां पर ऐसा वर्ड देख लेना जिसका कोई काम नहीं होता इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे सभी क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ अ असेसमेंट। मैंने आपको वर्ड बहुत बार पढ़ाया हुआ है बच्चों कि आप इन दोनों वर्ड में भी डिफरेंस याद रखो कि टूल्स क्या होता है और टेक्निक्स क्या होता है। तो आप पढ़िए, एक वर्ड है रूब्रिक्स, तो रूब्रिक्स जो होता है वो एक टूल होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है रेटिंग स्केल, ये भी आपके पास क्या होता है भाई, टूल होता है। उसके बाद चेकलिस्ट क्या होता है, ये भी क्या होता है आपके पास, टूल होता है। लेकिन इंटरव्यू लेना ये एक टीचर की क्या होती है भाई, टेक्निक होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, देखते हैं क्या बोल रहा है
कि लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, बढ़ लो भाई क्या लिखा हुआ है, डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि जो आंसर देना है वो नेगेटिव में पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव याद रखना है कि लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्या इन्वॉल्व नहीं करता। पहले लिखा हुआ है इट्स प्रोनाउंसिएशन, भाई ये तो करता है। दूसरा लिखा हुआ है कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, ये एक नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंस है, और नेगेटिव का नेगेटिव ही तो आंसर दिया जाएगा, बाकी और ही पढ़ लेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ ए लर्नर, सेकंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज, ये भी होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड। कल्चरली बाउंड करा जाता है स्पीकिंग इवेंट्स को, तो ये लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं होता। हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसका यूज के लिए, उसकी ग्रामेटिकल टर्म्स के लिए, उनके थियोरिकल पॉइंट्स के लिए, और प्लस वो लाइफ में हमें कहां कहां आगे काम आने वाला है, ये सारे पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो थर्ड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, यानी कि एक टीचर ने क्लास 5th के बच्चों को डिवाइड कर दिया इनटू 6 मतलब 6 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड ईच विद अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि एक स्टोरी भी उनको दे दी। आगे के लिखा हुआ है देन शी आस्क्ड देम टू इमेजिन, discuss and write the story with a different ending. In this activity the teacher is developing there, यानी कि टीचर ने बच्चों को कुछ काम दिया, बट एक चीज की बात ये कह दी कि आपको जो एंडिंग है वो थोड़ी डिफरेंट करनी है। बच्चों देखो इससे बच्चों का क्या डेवलप होता है, बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल डेवलप होता है, बच्चों के अंदर प्रोडक्टिविटी आती है। आंसर तो ये दो ही होगा, लेकिन आप ध्यान रखो दोनों का सेंस सेम है, लेकिन एक दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी प्रोडक्टिव राइटिंग की बात आती है ना, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपको इसके अलावा कुछ यूज नहीं करना, आपको यही साउंड्स यूज करने, आपको यही कंटेक्स्ट यूज करना है। लेकिन जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग होती है उसमें बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, उसके अंदर बच्चे को कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग बॉडी पार्ट कुछ नहीं दिया जाता कि इस ऐसे का ये बॉडी है आप इसको लिखो, नहीं, उसमें बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। किसमें, क्रिएटिव। बट इसमें साफ बोला हुआ है कि जो आपको एंडिंग करनी है वो एक डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव के अंदर, प्रोडक्टिव राइटिंग के अंदर हमें कुछ लिमिटेशन दे दी जाती है, और क्रिएटिव के अंदर बच्चा इंडिपेंडेंट होता है कि अपने हिसाब से जो मर्जी वो लिखेगा। ठीक है भाई। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल, यानी कि राइटिंग स्किल डेवलप करने की बात कर रहा है अमंग स्टूडेंट्स, अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस्ड ऑन, यानी कि राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए टीचर को क्या क्या फोकस करना पड़ेगा। आप पढ़ो, पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स। ये तो यार होता है, क्योंकि अगर बच्चा लिखेगा और उसमें ग्रामेटिकल एरर होगा तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस थोड़ी ना हुआ। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गुड हैंड राइटिंग, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिमिट्स। तो वर्ड लिमिट्स तो यार होती है ना, क्योंकि आपको जैसे आपने देखा होगा मैं एसएससी में जो एग्जाम देते थे पहले के, डिस्क्रिप्टिव होता था, तो उसमें बताना होता था कि 125 वर्ड में ही आपको सारी बातें लिखनी है, यानी कि इस पे भी तो फोकस करवाएगा। बट जरा इसका थर्ड ऑप्शन पढ़ो, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि इसका ज्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फोकस नहीं होता। जो तीन थे वो तो मेजरली वर्ड थे, इसीलिए हमने 3 आंसर नहीं दिए। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज का जो रोल होता है वो राइटिंग स्किल में नहीं होता। आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहे हैं। 6, अ टीचर इन क्लास 2 राइट्स, आई लाइक टू रीड बुक, यही है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई लाइक टू रीड अ बुक, व्हाट डज द चाइल्ड्स राइटिंग शो। भैया मैंने बच्चे को कुछ लिखने को दिया और बच्चे ने उसकी जो स्पेलिंग्स है वो कुछ इस टाइप की लिख दी, तो यहां पर क्या चीज शो करी जा रही है। पहला, ही नीड्स रिमेडियल क्लासेस टू इंप्रूव स्पेलिंग, ही हैज यूज्ड इन्वेंटेड स्पेलिंग्स, नहीं, ये इन्वेंटेड स्पेलिंग है। ठीक है। अगला, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, बिल्कुल भी नहीं। और अगला लिखा हुआ है, ही नीड्स टू वर्क ऑन फोनेटिक्स, नहीं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब बच्चे ने स्पेलिंग्स गलत लिखी है तो उसको रिमेडियल क्लासेस की जरूरत है, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट करी जाएगी, किसकी भाई, स्पेलिंग्स की, ताकि बच्चा जो है वो स्पेलिंग को गलत ना लिखे। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे। आप सबको पता है बच्चों, जब भी मैं लैंग्वेज की बात करता हूं ना तो वहां पर ना इन 2 वर्ड्स की बात कर दी जाती है,
एक जिसका नाम होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको नाम होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, और एक जिसका नाम होता है लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। और हम सबको पता है जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसको हमें बाद में अडॉप्ट किया जाता है, इसीलिए ये हमारी होम लैंग्वेज नहीं होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? बी, एक्वायर्ड, ठीक है ना। और टॉट जो होती है वो ये होती है, पढ़ाई जाती है ना, जैसे हिंदी है मदर टंग है तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन है, लेकिन जो इंग्लिश है वो हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग है। लैंग्वेज लर्निंग की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस एंड ड्रिल की नीड होती है, इसके अंदर हमें इमिटेशन की नीड होती है, इसके अंदर हमें सिस्टमैटिक प्रोसेस की नीड नहीं होती है, इसके अंदर हमें सिस्टमैटिक प्रोसेस की नीड होती है, इसके अंदर हमें घर के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, इसके अंदर हमें टीचर की जरूरत पड़ती है, कंटेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not true while learning? फिर से बच्चों नॉट बोल रहा है, नेगेटिव, ठीक है। याद है ना, मैं कहता हूं जब भी नेगेटिव आए उसी टाइम लिख लो। while teaching the learners in their mother tongue at primary level, जब एक छोटा बच्चा कोई भी लैंग्वेज को पढ़ता है, प्राइमरी लेवल पे पढ़ता है मदर टंग को, तो क्या चीजों का देखना पड़ता है भाई लर्नर्स को, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना। पहला बोल रहा है इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यही वाला नॉट है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। इट हेल्प चिल्ड्रन इन अ लर्निंग एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिल्कुल सही है। और लर्निंग इजी होती है, बिल्कुल सही है। बट ए पढ़ लो, मैंने भी आपको बता दिया था कि जो ए ऑप्शन है कि बच्चों को आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बातें जो है वो प्राइमरी लेवल से नहीं करनी होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो तो वैसे ही राइजिंग क्वेश्चंस करता है इतनी सारी। बच्चा जो है वो तो बातों को आपको उसको आंसर करना है। इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है वो सेकेंडरी लेवल में आके ऑटोमेटिकली समझ में बच्चे को आता है, ठीक है ना। इसीलिए तो बच्चों को प्ले वे मेथड पढ़ाया जाता है ताकि वो बच्चे जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ ना जाए, वो ज्यादातर अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए, क्रिएटिव बनाए कि हम अपनी चीजों को कैसे और एम्फेसाइज कर सकें, राइट। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेजेस, क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचेस लेसेस एम्फेसाइजिंग ऑन। जब हम लोग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं? पहला लिखा हुआ है राइटिंग का, दूसरा लिखा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी का, लैंग्वेज यूज का और फॉर्म का। भैया लैंग्वेज यूज ही तो हो गया। कैसे हो गया सर? जब कम्युनिकेशन जो होता है वो बच्चे को इसलिए तो सिखाया जाता है ताकि वो उस लैंग्वेज को आगे जाके कहीं पे भी क्या कर ले भाई, यूज कर ले। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला, Ria, a teacher of class 2, is presenting language items in her instructions and learners are doing exactly as she is telling them to do. What she practicing? आपने देखा है बहुत बार जो छोटी क्लास के टीचर्स होती हैं वो बच्चों को कुछ एक्टिविटी ऐसे कराती है जिसमें बच्चे जो होते हैं टीचर को देखकर इमिटेट करते हैं, तो उसमें सीधा सा मतलब होता है कि बच्चे जो है उनका फिजिकली वो सारे बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए अपने टीचर के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। याद है मैंने बहुत बार सिखाया है, जब बच्चे अपने हैंड से कोई चीज करते हैं, जब कोई बच्चे अपने सर से कोई काम करते हैं, या कोई भी बच्चे जिसमें आप वो अपनी बॉडी यूज करें, उसको बोला जाता है टीपीआर। क्या बोला जाता है? टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। While teaching language to learners, a teacher should teach। जब भी कोई लैंग्वेज को सीखा जाता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? इसके लिए भी मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया हुआ, देखो ध्यान से। मैं आपको बोलूं आज से आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है, तो कोई भी लैंग्वेज जो है ना बच्चों वो शुरू हो जाएगी हमारी लिसनिंग से। आप अपने आप को भी जज कर लेना, आपने यहीं से शुरू करी होगी। लिसनिंग के बाद वो लैंग्वेज आगे बढ़ती है किस पे? स्पीकिंग। क्योंकि हमारी इच्छा ये होती है कि जब हमने किसी बात को सुनना शुरू करा सो हम इस बात को बोलना भी शुरू करें, इसलिए छोटा बच्चा बातों को ना बोलना शुरू करता है और कम एज में बोलना शुरू कर देता है। और जैसे स्पीकिंग जो है वो ठीक होने लग जाती है, आने लग जाती है, तो हम चाहते हैं बच्चा रीडिंग में अच्छा हो जाए और लास्ट में हम चाहते हैं बच्चा राइटिंग में अच्छा हो जाए। और आपको पता है इन सबको इकट्ठा पढ़ने को बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनर।
क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड, एक से ज्यादा। और आइसोलेटेड इसका बिल्कुल अपोजिट है, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल। मैं कह दूं बोलना सीख लो, पढ़ना तो पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं, समझ गए ना। पढ़े लिखे व्यक्ति जब आप उसकी डेफिनेशन देते हो तो उसके अंदर LSRW इन चारों की क्वालिटीज होती है, समझ में आया। वो एक अलग बात है, बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक चीज अच्छे से आती है, एक चीज कम आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम आने का मतलब उसको पढ़े ही ना, है ना। आपने देखा होगा हमें बचपन से आज तक इन चारों बातों पे रटवाया गया है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनर। अगला, एन इंटोनेशन में नॉट बी अ टोन। इंटोनेशन में कौन सा टोन नहीं है? राइजिंग और फॉल तो होता है, याद रखना। लाउड भी होता है, तो स्लाइडिंग नहीं होता, सीधी सी बात है। 3 ऑप्शन आपके साउंड से रिलेटेड है, एक ऑप्शन साउंड से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन या फिर थ्रू। कौन से वर्ड हो जाएंगे, देखो ध्यान से। इसके लिए पहले आपको ग्रामर का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। हमें यूनिवर्सल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर की बातें करनी होती है। जब भी छोटे बच्चों की बात होती है तो हमें उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्यादा सिखानी चाहिए, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल ग्रामर की ओर मोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा आगे जाता है, तो फंक्शनल ग्रामर के अंदर जैसे उसको सिखाते हैं तो उसमें कंटेक्स्ट सिखाया जाता है कि भैया इस वर्ड का इससे क्या रिलेशन होगा, इस वर्ड का एरर क्या हो सकता है। बच्चे को मतलब तो दोनों सेम सिखाया हुआ है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड यूज करना, वो सारा फंक्शनल ग्रामर का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया भाई? थर्ड, एक्सप्लेनिंग द लिटरेसी कंटेक्स्ट। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अ टीचर आस्क द लर्नर्स टू थिंक of ideas quickly about the topic say water and also ask them to note down their ideas before writing the article on save water she is focusing on। बच्चे को साफ साफ बोल दिया कि सेव वाटर के ऊपर कुछ भी आपको टॉपिक लिख के दिखाना है, उसको लिखने से पहले, राइटिंग करने से पहले उसको डिस्कस करना है। तो बच्चे का क्या बढ़ा है भाई इसमें? ब्रेनस्टॉर्मिंग, बच्चे का दिमाग है ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। देखो भाई ध्यान से, नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर साफ साफ पता चल रहा है कौन सा? डिक्शनरी। क्योंकि डिक्शनरी एक ऐसी चीज होती है जिसका लिटरेचर से कोई लिंक नहीं होता, वरना आप देख लो ट्रेवलॉग, वन एक्ट प्ले और मेमोर, इन तीनों वर्ड का सेंस हमारा लिटरेचर में आता है। ठीक है, वैसे ये पेपर 2 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे। असेसमेंट इज, असेसमेंट क्या होती है? बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड जजमेंट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड। ये तो नहीं हुए क्योंकि अलग अलग, साफ साफ पता चल रहा है बच्चे, प्रोसेस भी तो होता है और प्लस प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी होता है कि जो मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं उस टेस्ट के अंदर बच्चे का प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, बच्चा क्या उस चीज से कुछ बातें सीख पा रहा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है? ओरल टेस्टिंग हो सकता है, टर्म एंड ईयर नहीं हो सकता, खत्म, यही है। एनेक्डोटल होता है, पोर्टफोलियो होता है। टर्म ईयर अगर पूछता तो वो हमारा सबमिटिव होता बच्चों। क्या होता भाई? सबमिटिव होता है। एंड ऑफ द ईयर सबमिटिव होता है, नाम से पता चल रहा है। फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के दौरान, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट्स during a debate competition in the classroom. This method of assessment is group, individual, peer और self। भैया क्लास में सभी बच्चों का आपस में असेसमेंट करना है, तो जब भी ग्रुप में असेसमेंट किया जाता है और उसमें फीडबैक भी दिया जाता है तो उसको बोला जाता है पीयर असेसमेंट। ठीक है, अगला रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? मैंने बहुत बार सिखाया है, आप इसके लिए एक वर्ड याद कर लो, इंप्रूवमेंट। क्या वर्ड याद कर लो भाई? इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब पढ़िए, पहले में नहीं है, दूसरे में है। बट एक बात बताना, स्कूल की इमेज को इंप्रूव करोगे, कल को तो तुम बोल दो इंप्रूवमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, इसमें नहीं है। द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इंप्रूव हिज टीचिंग। यही हो गया, यही हो गया ना हमारे पास। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आगे 20, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों का गलत होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आर्टिकल बोला है, तो आर्टिकल यही दोनों हो गए, यानी कि 2 ऑप्शन ये गलत हो गए। एक में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक में ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान से सुनना, जो हमारा 8 शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस को बताया गया है,
वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ध्यान रखना, और उसी में से इंग्लिश है। और इंग्लिश को ऑफिशियल नहीं बोला जाता, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन आप पढ़ो ये क्या लिखा हुआ था, इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ, ऑलरेडी बता दिया कि वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के तो अंदर आएगा। कहां आएगा? क्योंकि ये कोई एक्ट नहीं है बच्चों, ये तो नाम है। ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? इंग्लिश। ये एक नाम है जो कि किसका पार्ट है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का पार्ट है। मैंने बताया था ना आपको, आर्टिकल 343 के 1 में है ये शेड्यूल, जो है वो हमारा 8वां है, ठीक है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस का डिस्क्रिप्शन हो रखा है। अगला, विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट को देखना आपको मैंने डायरेक्ट सिखाया हुआ था, ये हमारा बिहेवियर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है भाई? बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का पार्ट होता है। कौन सा ऑप्शन है भाई? डी। मैंने डायरेक्ट सिखा रखा है, इसके लिए याद कर लो। कुछ वर्ड है, जैसे कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा तो वहां पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा स्ट्रक्चर से होगा, फंक्शनल होगा तो फंक्शन से होगा, है ना, डायरेक्ट याद करो, ठीक है। अगला, in the context of theory of multiple intelligence, which of the following intelligences is related to language। बच्चों ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, सीडीपी का, और इसके लिए भी मैंने आपको सिखवाया था इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड बोल रहा है? लैंग्वेज। आप चारों ऑप्शन में पढ़ो, एक ऑप्शन मेरे को दिखा यहां पर, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज हो गया, लिंग्विस्टिक का मतलब ही क्या हो गया भाई? सिंपल लैंग्वेज। फ्लुएंसी एक्यूरेसी नहीं है, विजुअल नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, ठीक है। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जरा। 23, बैनिशिंग मदर टंग इज द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेथड। कि जिसमें मदर टंग बैन हो जाए वो क्या होती है? नेचुरल, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल और ट्रांसलेशन। कौन सा होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड एक लौता ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपका कभी भी मदर टंग जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। आगे, डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज। आपको मैंने सिखा रखा है 5 तरीके का रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज होता है, जिसमें पहला होता है फोनोलॉजी, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी, तीसरा होता है सिंटेक्स, चौथा होता है सिमेंटिक्स और पांचवा होता है प्रैग्मेटिक्स। जिसके अंदर अगर किसी भी लैंग्वेज का मतलब की बात कर दी तो वो हमारा होता है सिमेंटिक्स, अगर स्ट्रक्चर की बात कर दी तो वो होता है सिंटेक्स, अगर लैंग्वेज के यूज की बात कर दी तो वो होता है प्रैग्मेटिक्स, अगर साउंड की बात कर दी तो वो होता है फोनोलॉजी, अगर वर्ड की बात कर दी तो ये होता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है भाई, सो सी इज द राइट ऑप्शन। आगे, एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ग्रामर। है ना, आपको टीचिंग ग्रामर सिखानी है तो आपको क्या स्टेप लेना है? पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बच्चों ये ना सिर्फ मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को मदर टंग ही आती है। दूसरा, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, गलत है। अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा बच गया? यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। याद है आपको मैंने क्या कहा था? ये फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन। अब इसका मतलब कोई चीज को आप स्ट्रक्चरल वे में कैसे पढ़ाओगे, आपको पता होना चाहिए कि नाउन को कब पढ़ाना है, आपको पता होना चाहिए टेंस को कब पढ़ाना है, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल को कब पढ़ाना है, आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स को कब पढ़ाना है। समझ गए भाई? ये आपको डिफरेंसेस भी बताने पड़ेंगे कि आर्टिकल में और डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या होता है। आपको बताना पड़ेगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल 8 होते हैं तो हम अलग से वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये चैप्टर्स क्यों पढ़ते हैं, राइट। तो इसीलिए फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ये बड़ी डीप बात बोल दी, आपके काम की नहीं है ये, ठीक है। वो तुम्हें पता है ना, मैं सीजल वाले बच्चों को ज्यादा पढ़ाता हूं इसलिए आ जाता है। चलो देखते हैं बाद में। Which one of the following is a correct statement about a textbook? है ना, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला, the text books are the only source to read। गलत हो गया ना भाई, only source थोड़ी ना। It is planning of educational activities for the session। नहीं कि भाई वो एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए थोड़ी ना होती है, और भी तो काम के लिए होती है ना। उसके बाद टेक्स्ट बुक इज अ फाइनल थिंग फॉर द टीचर, गलत है। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है ना। बुक का यूज हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि जो करिकुलम में अब आप लोगों के चैप्टर्स में पता है ना कौन पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, वो एक एक करके जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेज इज टू। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चों क्या होता है? जब भी आप बच्चों को कोई भी काम देते हैं और बच्चों के प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करते हैं, जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है उसको देखते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं उस प्रॉब्लम का, उसको बोलते हैं। तो पढ़ो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? फर्स्ट में,
क्या लिखा हुआ है, नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि उस चीज को जांच पड़ताल करके पता कराना कि दिक्कत कहां आ रही है। अगला स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच देखो, अगर मैं फिर से स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करूं बच्चों, तो इसको बोला जाएगा स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर। कोई चीज स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर कैसे पढ़ी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखी कैसे जाएगी। आपको लिखना ही आना चाहिए। तो इसमें राइटिंग लिखा हुआ था ना, तो रीडिंग तो है ही, लेकिन राइटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने पहले सेंटेंस पढ़ लिया हो और फिर उसने बोला चलो क्यों ना ABCD पढ़ लेते हैं, यानी कि लेटर। नहीं, सबसे पहले साउंड पढ़ा, साउंड पढ़ने के बाद उन्होंने लेटर अल्फाबेट पढ़े, उसके बाद उन्होंने वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद उन्होंने सेंटेंस पढ़ा। ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको राइटिंग में इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला, which among of the following does not come under the meaning of meaning based activity। ठीक है, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी क्या होती है, जरा ध्यान से सुनो, कि जिसका आपको मीनिंग बताना होगा उस टाइम। देखते हैं जरा क्या क्या हो सकता है। अच्छा, नॉट बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, नॉट, नेगेटिव। इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट बुक, ये तो होता है। इंप्रूविंग यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, ये भी होता है। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन द नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, यार ये भी होता है। और रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, यार ये नहीं होता, समझ गए ना। वैसे मुझे लग रहा था ये भी होगा, कौन सा है, ये नहीं होता, क्योंकि इसमें बोला है हर वर्ड को लाउड पढ़ना, तो ये हमारा मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाता। चलिए, आज की क्लास का 30th क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है। कि a teacher is appreciating a child for his overall language use, ये भी बच्चों मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, बाकी आगे बताता हूं। Though some of the words were misspelled by him, the teacher is using dash approach in her class। यार मैंने पढ़ा ना, देखो ओवरऑल, ओवरऑल को होल ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, होल, ये ना होल लैंग्वेज। आई भी बात समझ में भाई। मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैंने आपको ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए हैं जो कि आप लोगों को पेपर में ऐसे ही पढ़ने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं पेट वर्ड्स। आपने ये देखा, ये आंसर आया, ये देखा, ये आंसर आया। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार समझाता हूं कि पेडागोजी के अंदर टर्म्स को भी याद करा करो कि इस टाइप के टर्म्स की ये आंसर्स बनते हैं। ठीक है, चलो, तो आज हमने आज की क्लास कंप्लीट कर ली। आप लोगों को साथ के साथ ये वीडियोस देखते रहना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बच्चों मिलेंगे। एग्जैक्ट कभी नहीं मिलता, लेकिन इससे रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।